दोस्तों नमस्कार। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। और हम बात शुरू करेंगे वहीं से जहां कल हमने छोड़ी थी साहब की जो यह महागठबंधन की रैली होनी है कल 23 जून को बिहार पटना में, जो कि नीतीश कुमार जी द्वारा बुलाई गई है। तो इसमें जो घटक दल शामिल हो रहे हैं उनके सामने एक जटिल प्रश्न रहेगा कि कौन कहां कैसे लड़ेगा। बहुत मायने रखता है क्योंकि कुछ घटक दलों से एक संदेश भी आया है कि हमें हमारा घर सेफ चाहिए, मतलब कि आप हमारे घर में एंट्री ना करें, आपको जहां चुनाव लड़ना है आप वहां पे लड़ें। घर से तात्पर्य है कि जैसे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया जाए, पश्चिम बंगाल टीएमसी के लिए छोड़ दिया जाए, एंड लाइकवाइज जो भी मतलब एज ए होल जो रीजनल पार्टीज हैं जिनका जिस स्टेट में वर्चस्व है उनको वहां पर अकेले चुनाव लड़ने दिया जाए, वहां पर अन्य दल सहयोगी की भूमिका में रहें, मतलब अपने उम्मीदवार ना उतारें, जो अभी समझ में आ रहा है। बाकी जो जिसको बोलते हैं बॉटम लाइन, वो तो फिर कल परसों समझ में आएगा कि क्या होता है। यह महागठबंधन जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, जैसा कि बोला जा रहा है, खासतौर पर नीतीश कुमार जी जो इसके अगुआ रहे हैं, जब से उनका गठबंधन टूटा है भाजपा के साथ से, वे बड़े तल्ख मिजाज से अगुवाई कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार वह एक कुनबा तैयार कर लें जो कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 2024 में एक कड़ी टक्कर दे सके, या कह लीजिए कि उनको हटा सके, एनडीए सरकार को हटा सके, ऐसे एक प्रयास में लगे हुए हैं। कौन कौन शामिल हो रहा है इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, और एक बार फिर से एक जल्दी से मैं रिकैप कर दूं अगर, तो इसमें शामिल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी, और एम के स्टालिन जी, और भी कुछ सीताराम येचुरी एंड डेनियल राजा जी। तो हाँ, कुछ पीछे भी हट गए, उनका भी नाम बता देता हूँ, जो कि हैं अपने केसीआर जो भारत राष्ट्र समिति से हैं, तेलंगाना के सीएम हैं, जगमोहन रेड्डी वे शिरकत नहीं करेंगे, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी नहीं शिरकत करेंगे, एंड लाइकवाइज फ्यू मोर आर देयर। तो साहब बात जो उन्होंने अभी अखिलेश यादव जी ने कही, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमुख हैं, तो उन्होंने कही कि 80 लाओ भाजपा हटाओ। अब 80 लाओ से उनका मतलब क्या है कि यह एक सामूहिक प्रयास से मतलब है कि जिसमें वो कुछ सीटें कांग्रेस को भी देंगे, जिसकी अभी महज 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। स्वयं राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट हार गए थे। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है जिसको कि 10 सीटें कुछ है, और स्वयं समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं। बाकी की 62 सीटें आप देखेंगे तो भाजपा के पास है। तो साहब मतलब 5 से 80 क्या अखिलेश यादव जी स्वयं के लिए मांग रहे हैं, या एज ए होल एक टीम के रूप में? यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वे किसी को शेयर देना चाहेंगे इसकी मुझे संभावना कम लगती है। अगर मान भी लिया जाए कि चलो ठीक है, समाजवादी पार्टी को मेजर 60 से ऊपर अगर सीटें दे दी जाएं, तो क्या मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी? फिर बहन जी का भी रोल आता है। बहन जी अगर किसी भी प्रकार से महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो फिर तो अखिलेश यादव जी के लिए, वो तो उनकी बुआ जी हैं, तो बुआ जी फिर भतीजे के लिए तकलीफें ला सकती हैं। अंततोगत्वा फिर स्थिति वही होगी
कि 80 सीटों में फिर सब निपट के 10 से 12 सीटों पर चीजें आ जाती हैं, मैक्स 15 कह लीजिए। और एक चीज और भी है कि उत्तर प्रदेश से 42 राज्यसभा सीटें भी आती हैं। तो उत्तर प्रदेश एज ए होल बहुत बड़ा एक की प्लेयर रहता है राष्ट्रीय राजनीति में, एक की प्लेयर सदैव से रहा है। तो ये बात हुई साहब अखिलेश यादव जी की। अब बात करते हैं हम एक और बड़े नेता की, जिनका नाम है डेरेक ओब्रायन। तृणमूल कांग्रेस से आते हैं, तृणमूल कांग्रेस के वे राज्यसभा सांसद हैं, और ऐसा भी माना जा सकता है कि दिल्ली में वे तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। उन्होंने तो 6 जनवरी को ही अपने एक कॉलम में, इंडियन एक्सप्रेस मेरा ख्याल है वह समाचार पत्र था, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, कॉलम लिखा था, कॉलमिस्ट भी हैं। अभी हाल में उनकी एक बुक भी आ रही है, कुछ उसका नाम है हु केयर्स अबाउट पार्लियामेंट। जुलाई में विमोचन है, पुस्तक विमोचन है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम जरूर। मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ कि वो बुक आए। Let me know that who all those people who don't care about parliament and its values। पढ़ेंगे साहब, हम भी पढ़ेंगे। तो साहब उन्होंने तो 6 जनवरी को ही एक कॉलम लिखा था, और कॉलम में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि भाजपा अजेय नहीं है, भाजपा को हराया जा सकता है। और इसके साथ उन्होंने कुछ स्टेट्स का हवाला भी दिया था, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और एक दो नाम और थे। तो जिसमें उनका कहना था कि अब वो भाजपा अकेले के लिए बोल रहे थे या एनडीए के लिए बोल रहे थे, इसमें थोड़ा सा संशय है कि भाजपा मैक्स टू मैक्स 240 तक जा सकती है, बाकी की फिर 300 सीटें हमारी हैं। तो क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? यह सबसे बड़ी बात है। कौन अपना घर किसी दूसरे के हवाले करना चाहेगा या उसमें से उसको हिस्सा देना चाहेगा? और अभी मैं पुनः कहता हूं कि कर्नाटक विजय के बाद कांग्रेस जिस उत्साह में है, और उसे लग रहा है कि 2024 में शायद है कि वो 200 प्लस सीटें लाने में सक्षम है। तो क्या कांग्रेस इन छत्रपों की, मैं छत्रप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात उठ रही है बार बार कि रीजनल पार्टीज को प्रमुखता दी जाए, तो इन रीजनल पार्टीज को या छत्रपों की यह मांग स्वीकार करेगी? यह बड़ा यक्ष प्रश्न रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अदर देन गांधी फैमिली किसी को अपना नेता नहीं मानती, नहीं स्वीकार कर पाती। इतिहास भरा पड़ा है, एक संभावना बन जाती है, उस समय पर बनेगी कि भाई चलो अब कैसे करें। तो फिर लास्ट में जो एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि हम बाहरी समर्थन देंगे, हम मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे, बट वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। तो क्या कांग्रेस स्वीकार कर पाएगी? किसी को भी, मैं किसी का भी नाम लेने को आपको बोलूं अगर, तो आप नाम ले लें, चाहे कि नीतीश कुमार जी, जो कि स्वयं को अभी तो जिस प्रकार से उन्होंने अगुवाई की है, जिस प्रकार से उन्होंने कुछ अपने वक्तव्य रखे हैं, तो एज ए प्रोजेक्टेड पीएम क्या वे चेहरा बनेंगे इस गठबंधन के? और इस गठबंधन का चेहरा बनने पर क्या वे सर्वमान्य होंगे? खासतौर पर मैं बार बार कांग्रेस की बात करता हूं कि क्या कांग्रेस को नीतीश कुमार जी सर्वमान्य होंगे? राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस क्या उनको रख सकेगी, स्वीकार कर सकेगी? प्रश्न बहुत गूढ़ है, क्योंकि सारा जो भविष्य टिका है वह टिका है केंद्र में आप कांग्रेस को रखिए। और जिस प्रकार से बाकी दलों को, चलिए ठीक है, अगर आप चुनाव आयोग की बात कहें तो करें तो वे रीजनल पार्टीज हैं, बट राष्ट्रीय स्तर की पार्टी एक आम आदमी पार्टी भी है, उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, और उनकी महत्वाकांक्षाएं, अरविंद केजरीवाल साहब की महत्वाकांक्षाएं तो फिर क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी?
जबकि सबसे ज्यादा डंट अगर किसी ने कांग्रेस को पहुंचाया है तो वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, या अन्य कोई भी स्टेट हो। कर्नाटक बेशक एक अपवाद है। तो मैं वैसे चार ही फिगर्स को सबसे ज्यादा हाईलाइट करूंगा यहाँ पर। वे हैं ममता बनर्जी, क्या वे फिर कांग्रेस को एंट्री नहीं देना चाहेंगी पश्चिम बंगाल में? नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी। तो इन चारों पर, क्योंकि 42 के करीब सीटें पश्चिम बंगाल से भी आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की आप 80 सीटें और 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, आप इन दोनों को ही कैलकुलेट कर ले तो करीब 122 सीटें हो जाती हैं, जो कि एक की रोल प्ले करेंगी आगामी 2024 के जो भी इलेक्शन रिजल्ट आता है उसमें। बेशक अगर इन दोनों, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में ही अभी केंद्रित करता हूं, कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से 80 प्लस या 90 प्लस सीटें अगर महागठबंधन ले आता है, तब वह चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा एनडीए सरकार को, भाजपा सरकार को, या नरेंद्र मोदी सरकार, जैसा भी आप समझें। अन्यथा बड़ी कठिन है डगर पनघट की। फिर एक दूसरे, अभी तो स्टालिन साहब को मना कर लाना पड़ा है और तो आगे फिर अब कितने रूठेंगे, कितने मानेंगे। इन्हीं महागठबंधन में एक साहब बिहार के ही होते थे, जतिन मांझी। तो मांझी साहब ने भी किनारा कर लिया, जिसको नीतीश कुमार साहब ने एक बड़ा वैसा आरोप लगाया कि वे एनडीए के लिए जासूसी कर रहे थे, एनडीए से मतलब भाजपा सरकार के लिए जासूसी कर रहे थे। साहब अभी तो घर में ही सर फुटबॉल मचा हुआ है, ऐसे सीन सामने आ रहे हैं। तो आगे भविष्य का क्या कैसा होगा वो आप सबको बेहतर तरीके से शायद एक नजर आ जाएगा, या कल परसों में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बराबर से नजर बनाए रखें। और बेशक मोदी जी अपना जिसके लिए जाने जाते हैं, वे अमेरिका में बखूबी कर रहे हैं, और हमारी सबकी नज़र उस पर है। तब तक आप नज़र बनाए रखें अपने YouTube चैनल दिव्यराजन चैनल पर, और इसी प्रकार आपका प्रोत्साहन मुझे मिलता रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब हाँ दबा दीजिए। चलिए, जय जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।